नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, भारतीय इकोनॉमी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। असल में बात यह है कि भारत पाकिस्तान वॉर को लेकर हो, चाहे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के लेकर हो, या तमाम तरह के जो टैरिफ्स का मुद्दा जो चल रहा था उसको लेकर कहा जा रहा था कि इकोनॉमी में थोड़ी सी हल्की गिरावट आ सकती है। इसके पीछे भी हम लोग कई बार जो है सर मनी सेंट्रल में भी हम लोग चर्चा करते आए हैं कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसमें 0.3% की गिरावट है। जापान की इकोनॉमी पर जो टैरिफ की मार पड़ी सर, उसके वजह से 0.7% का जो ग्रोथ है वो गिरता हुआ दिखा। लेकिन भारतीय मोर्चे पर एक सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ की जो दर है वो 6.8% के आसपास होने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी 7% के आसपास का प्रोजेक्शन है सर। इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर ओवर टू यू। इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। मतलब देखिए, अमेरिका में श्रिंक, जापान में श्रिंक, और यहाँ कहा जा रहा है कि भाई ग्रोथ तो लगातार, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम लोग बन सकते हैं सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो चिंता सरकार को असल में सता रही थी पिछले जो सितंबर तिमाही के जो नतीजे आए थे ग्रोथ के, और वो जब 5.4% पे पहुंच गए थे, तो सरकार के, आरबीआई के और पूरे देश में जितने भी आर्थिक मामलों के जानकार हैं, लोग हैं, उन सबके कान खड़े हो गए थे। एक बेहद बड़ी फिक्र थी इकोनॉमी को लेके जी। उसके पीछे मसला एक सबसे बड़ा जो नज़र आ रहा था वो आ रहा था कंजम्पशन को लेके, जो कि कंजम्पशन रूरल और शहरी दोनों इलाकों में गिरावट का शिकार हो रही थी। दोनों जगहों पे लोग रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को भी खरीदने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। इसकी वजह से ग्रोथ वहाँ पे गिरावट का शिकार हुई। और साथ ही साथ जब सितंबर के ही उसके नंबर आए, महंगाई के नंबर आए, वो 6% से ऊपर का नंबर था, जो अभी 3.16 के आसपास है। बिल्कुल। तो वो दो चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से सरकार बेहद परेशान थी और किसी भी तरह से कोशिश इस बात की जा रही थी कि इकोनॉमी का चक्का घुमाया जाए, पहिया घुमाया जाए। अब जो ईटी का पोल एक बता रहा है कि जो चौथी तिमाही है उसमें 6.8% की ग्रोथ इकोनॉमी की रह सकती है। तो जाहिर तौर पर भले 7% की ग्रोथ के आसपास नहीं पहुंचेंगे पूरे साल के लिए, लेकिन कम से कम ये ग्रोथ को, रिवाइवल को, कंजम्पशन के रिवाइवल की तरफ एक इशारा बड़ा जरूर करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि इससे पिछली तिमाही का जब आंकड़ा आया था तो वो 6.3% था। दिसंबर क्वार्टर के जब नतीजे आए थे 6.3% था। वहां से फिर एक जंप लेके 0.5% का जंप लेके 6.8% पर जब ग्रोथ पहुंच रही है, तो जाहिर तौर पर पूरे देश के लिए और इकोनॉमी के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। जब 30 तारीख को वास्तविक डेटा आएंगे तब इन असलियत आएगी। लेकिन ज़्यादातर जो बैंक हैं, ज़्यादातर जो जानकार है, वो ये कह रहे हैं कि 7% तक की ग्रोथ इस बार चौथी तिमाही में दिखाई दे सकती है। लेकिन सर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कहा जा रहा है कि उसकी जो चौथी तिमाही में जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें भी तेजी आने की संभावना है। लेकिन कहा गया कि फरवरी में जो सरकार का जो प्रोजेक्शंस था 6.5% का अनुमान, और रिजर्व बैंक का 6.5 या 6.6% के आसपास, उससे हालांकि कम रह सकता है सर फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। इस पर अगर आपका कुछ कॉमेंट हो। नहीं, बिल्कुल। आरबीआई ने जब अभी अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया था तब भी उन्होंने अपना जो पिछला प्रोजेक्शन था 6.7% का, उसमें भी थोड़ी और कटौती की थी और पूरे साल के लिए 6.5% की ग्रोथ की बात कही है FY25 के लिए जी। तो मोटे तौर पे अब जो लग रहा है, जो तस्वीर निकल के आ रही है, वो यही है कि इस साल माफ कीजिए, जो गुजरा फिस्कल है FY25, वहां पे भारत की ग्रोथ 6.5% के आसपास रहेगी। हो सकता है 6.6% रहे, हो सकता 6.4% के आसपास रहे, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि एक तो 6% के नीचे नहीं जा रही ग्रोथ जी, ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि जिस वक्त पूरी दुनिया अनसर्टेनिटीज के दौर से गुजर रही है, और इसकी शुरुआत पिछले साल से ही हो गई थी। नवंबर में जब राष्ट्रपति ट्रंप चुने गए थे तभी से इस बात का जो मांगा करके है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो पूरी मुहिम थी कि हम ऊंचे टैरिफ लगाएंगे, हम अमेरिका में प्रोडक्शन शुरू करेंगे, उसकी जो मार पड़ती हुई नजर आ रही थी पूरे सेंटीमेंट पे। वहां पे इतने अनिश्चित माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपना रेजिलियंस दिखाया है, और 6.5% की ग्रोथ भी अगर मिलती है तो आप समझिए, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी इकोनॉमी हो,
वहां भारत सबसे मजबूत प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। अब घरेलू फ्रंट पर भी चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है प्रवीण सर। जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज तो चल ही रही थी, उसका मार पड़ ही रहा था, लेकिन उसी बीच जो बीच में हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो रिफ्ट देखने को मिला सर, हालांकि अभी जो सीज फायर है उसका भी इम्पैक्ट माना जा रहा था। तमाम इकोनॉमिस्ट कहिए, तमाम तरह की जो एडिटोरियल्स में आ रही थी बातें कि वो भी हैम्पर हो सकती है, लेकिन वैसी बात अब दिखती हुई नहीं आ रही। उस पर कुछ कमेंट करना नहीं, चाहेंगे सर? बिल्कुल। देखिए, जो दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ उसका जाहिर तौर पर ट्रेड पूरा का पूरा बहाल हुआ है जी, कारोबार पूरा का पूरा बहाल है, और उसमें कोई अंतर इतना बड़ा भारत की इकोनॉमी पे, क्योंकि एक बड़ी बात ये भी आ रही थी कि सरकार को जो कई उन्होंने भी बोला, एजेंसियों ने भी बोला कि भारत सरकार को अब डिफेंस पर ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। एक बात, भारत सरकार का जो फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ है, जहाँ पे 4.5% की फिस्कल डेफिसिट को सरकार अचीव जी, करना चाहती है इसी फिस्कल में, मौजूदा फिस्कल में, वहाँ पे चीज़ें डीरेल हो सकती हैं। तो ये दोनों मोर्चे ऐसे हैं जहाँ अभी तक अब ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी फिस्कल कंसोलिडेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वहाँ कोई दिक्कत आएगी। और इसके साथ दो तीन दूसरे फैक्टर्स हैं जिनका फायदा देश को अब मिलने वाला है। एक और बात मैं बताऊं, बांग्लादेश के साथ जिस तरह सरकार ने उनके जो उनका जो एक्सपोर्ट है उसको इंडिया के जरिए करने की जो पाबंदियां भारत ने लगा दी हैं, उसका फायदा देश के टेक्सटाइल सेक्टर को मिलने वाला है। तो एक कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल रही हैं, चाहे चीन के पे जो टैरिफ हैं उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ खुलने की बात हो, या बांग्लादेश के चीज़ों को कर्ब करने के जरिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की बात हो, देश को कुछ फायदे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जी। अब प्रवीण सर, जो ईटी की जो पोल है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो दिग्गज बैंक्स है उनका जो कोट है उन पर भी हम आपसे राय लेना चाहेंगे। जैसे डीबीएस बैंक हो गया सर, केयर एज रेटिंग हो गया, इनके जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं सर, और उनको भी हम आपसे आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एक तो कहा जा रहा है कि कैचअप इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कहा गया कि महाकुंभ की वजह से सरकारी खर्च बढ़ा है, तो वो भी इकोनॉमी में अच्छा खासा योगदान करता हुआ दिख रहा है। फिर कहा जा रहा है कि कंजम्पशन पिक ऑन ईजिंग इन्फ्लेशन की बात कही जा रही है। जैसा आपने कहा सर, सितंबर में हम लोग 6% के ऊपर थे महंगाई दर, और लगातार अब इधर जो देखा जा रहा है, लगातार 3 बार हम लोग देख रहे हैं कि 4% से नीचे है। 3.6 हो सर, उसके बाद 3.34 आना हो, या उसके बाद अभी जो हाल फिलहाल के जो डेटा है वो 3.14% के आसपास आए हैं। फिर अगला फैक्टर कहा जा रहा है सर कि स्ट्रॉन्गर फार्म आउटपुट एंड पॉजिटिव लीड इंडिकेशंस ऑन द रूरल डिमांड, यानी जो कहा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में जो डिमांड देखा जा रहा है सर, उसमें बूस्टअप देखा जा रहा है। इन 3 फैक्टर्स को हम आपसे समझना चाहेंगे सर, प्लस उसमें अगर आप मानसून वाला भी फैक्टर अगर ऐड कर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, मानसून एक बड़ा फैक्टर है जाहिर तौर पर, और जो रूरल जो आउटपुट है, जो डिमांड है, दोनों चीज़ों में पिकअप दिखाई दिया है। उस वजह से स्पेंडिंग भी अब इस फिस्कल में, नए फिस्कल में, रूरल जो कंजम्पशन है वो भी पिकअप करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एक और जो सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा जो कि 1 अप्रैल से लागू हो गया है, वो है आपका 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम हो जाना। तो बहुत बड़ा तबका जो है वो सैलरीड क्लास और दूसरे लोगों का, वो इसमें 12 लाख रुपए तक की कमाई वाले दायरे में आ जाएगा, और इन सभी लोगों की जो इनकम टैक्स है वहाँ पर बचत होना शुरू हो चुकी है। जी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फायदा इकोनॉमी को मिलने वाला है, क्योंकि जो बचा हुआ पैसा है, जो आपकी जेब में बचेगा, वो पैसा इकोनॉमी में जाएगा या इन्वेस्टमेंट में जाएगा। दो ही रास्ते हैं जहाँ पे कि लोग इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक कंजम्पशन को बूस्ट देगा। तीसरी चीज जो बात है, वो आरबीआई ने लगातार 2 किस्तों में ब्याज दरों में बड़ी कटौती की है। 50 बीपीएस की को भी कहा अकोमोडेटिव बिल्कुल किया। 50 बीपीएस की कटौती फरवरी और अप्रैल 2 किस्तों में कर चुके हैं, और माना यह जा रहा है कि इस पूरे साल, पूरे फिस्कल में कई और चरणों में आरबीआई रेट कट करने वाला है, यानी जो कर्ज लेने वाले लोग हैं उनको भी ब्याज दरों में कटौती का फायदा मिलने वाला है। तो कई फैक्टर्स अब एक साथ निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं, और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। और एक और बड़ी चीज है, जो चौथी तिमाही के जो कंपनियों के अर्निंग्स हैं, वो भी जैसी पहले आशंका जताई जा रही थी कि ये अर्निंग्स जो हैं वो खराब आएंगी, वैसी नहीं आई। अर्निंग्स अच्छे नतीजे भारतीय कंपनियों ने दिए हैं, और ये बता रहा है कि इकोनॉमी अब धीरे धीरे फिर से पिकअप करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपने तमाम मुद्दों को, जटिल मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी टाइम।